Good morning, students. So today we are going to start our next topic of this chapter, chapter number 2, New Kings and Kingdoms. Okay, so this is our lecture number 2, part A. So let's start. ये स्टूडेंट्स एक्चुअली हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या डिस्कस किया था, हमने उसमें ये देखा था कि किस तरीके से जो अफ़गानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद जो था वो अपने जो शासकों में से सबसे ज़्यादा फेमस था, जितने भी रूलर्स थे, और उसने जो है 1997 से लेके 1030 तक जो है उसने शासन किया। और उसने हमारे यहाँ पर कितने टाइम 17 टाइम उसने यहाँ पर अटैक किया। यहाँ पर वो आता था और क्या करता था, यहाँ से वो टेम्पल्स के ऊपर जाता आक्रमण करता था और सब कुछ लूटकर अपने देश में ले जाता था। और वहाँ अपनी जो उसने कैपिटल थी गजनी जो है, उसके कैपिटल का निर्माण में उसने उस सारे पैसे को खर्च किया। जैसे हमने देखा कि उसने जो है गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर था वो भी उन टेम्पल्स में शामिल था जिसके ऊपर उसने हमला किया था। वैसे हमने जो ये टॉपिक पढ़ रहे थे वो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वारफेयर फॉर हेल्थ, वारफेयर फॉर वेल्थ, की धन के लिए कैसे युद्ध, जो ये राजा हुआ करते थे, रूलर हुआ करते थे, ये एक तो अपने क्या करते थे, अपने सीमाओं को एक्सपेंड करने के लिए और साथ ही साथ जो अपनी वेल्थ है उसको बढ़ाने के लिए ये एक दूसरे के साथ युद्ध किया करते थे, एक दूसरे पर आक्रमण करते थे। ठीक है, तो बाहर से भी कई सारे ऐसे इन्वेडर थे, जिनमें से एक ये मोहम्मद गजनी था जिसने कि आक्रमण किया, और ये 17 टाइम इसने आक्रमण किया और यहाँ पर से वो बहुत सारा धन जो है ये अपने अपने देश में ले गया। ओके, तो हमने ये एक स्टोरी सुनी और साथ में हमने देखा था कि जो सुल्तान महमूद जो थे वो अपने द्वारा जितने भी उन्होंने लोगों को जीता उनके बारे में वो बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अल बरूनी नामक जो है एक स्कॉलर को उसने उस सब कंटिनेंट के का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा था। तो उसने अरबी में जो लिखी थी किताब, जो लिखी थी अल अल हिंद जो है लिखी गई थी, जिसको कि बाद में जो हमारे जितने भी हिस्टोरियंस हैं उनके लिए वो बहुत बड़ा सोर्स बनी। ठीक है, तो ये सब कुछ जानने के लिए सो अल बरूनी जो थे उन्होंने इसे तैयार करने के लिए जो संस्कृत के विद्वान हैं उनसे भी परामर्श किया था। तो हमने ये डिस्कस किया था पिछले चैप्टर में, पिछले लेक्चर में। अब हम देखते हैं आगे, ये एक स्टोरी हमने देखी थी, अब हम अगली एक और देखते हैं। तो नेक्स्ट इज अदर किंग्स हु एंगेज्ड इन वारफेयर इंक्लूडेड चाहमास। सो अभी हम पढ़ रहे हैं ना कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं वारफेयर फॉर वेल्थ, कि कैसे जो है उस टाइम पर जो राजा हुआ करते थे वो अपनी टेरिटरी को बढ़ाने एक्सपेंड करने के लिए और साथ ही अपने धन को बढ़ाने के लिए वो एक दूसरे पर के साथ युद्ध किया करते थे। तो यहाँ पर और भी दूसरे जो राजा थे अंगे जो कि इन वारफेयर में इस युद्धों में इंक्लूडेड थे, जिसमें से एक थे चाहमानास। चाहमानास जिनको कि क्या किस नाम से जाना जाता है, चौहान। जैसे कि आपको नाम अगर आपने सुना जैसे होगा, जैसे पृथ्वीराज चौहान, तो ये उन्हीं चौहानों में से है, पृथ्वीराज चौहान जैसे हैं। सो ये पहले ये चाहमानास थे, इनको बाद में इन्हें चौहान्स कहा जाने लगा। हु रूल्ड ओवर रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर। और जिन्होंने जो किसके ऊपर शासन करते थे, ये चौहान, इनका शासन कहाँ था, वे दिल्ली और अजमेर के जो आसपास के क्षेत्र थे, एरिया थे, उन पर वो शासन करना उन्होंने चाहा। ठीक है, तो वो वहां पर शासन करते थे दिल्ली और अजमेर के आसपास के एरियाज में। एंड दे अटेम्प्टेड टू एक्सपेंड देयर कंट्रोल टू द वेस्ट एंड ईस्ट। तो इसीलिए अब क्योंकि देखो सभी को ही था कि सब अपने जो है एरिया को एक्सपेंड करना चाहते थे, तो ये जो चौहान थे, तो जब ये दिल्ली और अजमेर के एरियाज में के चारों तरफ एरियाज पर ये शासन करते थे, तो इन्होंने भी अपने एरिया को एक्सपेंड करना चाहा। तो इन्होंने कहाँ तक किया, देखो दिल्ली और अजमेर जो है, दिल्ली आपको पता है वो मैप में कहाँ पर है, और अजमेर जो है राजस्थान में, तो वो सारा एरिया इनका था। अब इन्होंने क्या करा, कहाँ कहाँ पर किया, देयर कंट्रोल टू द, इन्होंने कहाँ पर, एक तो वेस्ट की तरफ, वेस्ट एंड ईस्ट, दूसरी ईस्ट की तरफ इन्होंने अपना जो है एरिया को एक्सपेंड करना चाहा। ठीक है, तो अब यहाँ पर वो पर मैंने आपको क्या बताया कि वो दिल्ली और उसमें अजमेर पर के आसपास के एरिया में शासन करते थे, और उन्होंने जो है वेस्ट और ईस्ट
की और अपने जो नियंत्रण क्षेत्र है उनका विस्तार भी करना चाहा। तो जहां पर क्या हुआ, अब वो मान लो वेस्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है, राजस्थान से तो वेस्ट की तरफ जैसे गुजरात वगैरह हो गया, ठीक है। अब ये तो नहीं है कि आप अगर किसी को अपना एक्सपेंड करना चाह रहे हो तो क्या करोगे, दूसरे के ऊपर दूसरे के साथ युद्ध करोगे, उसके ऊपर हमला करोगे, तो दूसरा जो है आपको कुछ नहीं कहेगा और आपको अपना एरिया दे देगा। तो वो भी क्या करेंगे, आपको अपोज करेंगे, ठीक है, आपका विरोध करेंगे, आपके साथ लड़ेंगे। तो वेयर दे वर अपोज बाय चालुक्यास ऑफ द गुजरात। अब उन्होंने जब वेस्ट की तरफ किया तो उन्होंने क्या करा, गुजरात की तरफ जब उन्होंने एक्सपेंड करना चाहा, ठीक है, तो एक्सपेंड करना चाहा तो उनको किसने अपोज किया, चालुक्यास ने। गुजरात के जो चालुक्यास थे उन्होंने उनको अपोज किया। एंड द गाड़वाल वालाज गाड़वालास ऑफ वेस्टर्न यूरोप प्रदेश, ठीक है, वेदन यूरोप जो वेदन उत्तर प्रदेश, क्योंकि दूसरी तरफ उन्होंने ईस्ट की तरफ भी उन्होंने एक्सपेंड करना चाहा तो ईस्ट की तरफ गए। तो जो वेदन उत्तर प्रदेश यूपी की तरफ जो वहां गए उसमें, तो वहां पर जो थे इधर एक तरफ तो गुजरात के अंदर किसने किया, चालुक्यास ने उनको अपोज किया, और दूसरी तरफ जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो गढ़वाल थे उनसे उन्होंने टक्कर ली, उन्होंने उनको अपोज किया। सो द बेस्ट नोन चाहमानाज रूलर वॉज। तो अब जो सबसे जो मतलब कि प्रसिद्ध, जैसे हर एक डायनेस्टी में हर एक में कोई ना कोई एक बड़ा ही फेमस होता है, ठीक है, ताकतवर और फेमस होता है। तो यहाँ पर इन चौहान्स में जो सबसे फेमस जो था, बेस्ट नोन जो था चाहमानाज रूलर, वो कौन सा था, पृथ्वीराज थर्ड, जो कि 1168 से 1192 तक रहा। और हु डिफीटेड एन अफगान रूलर्स नेम सुल्तान मोहम्मद गोरी 1991। अब ये जो पृथ्वीराज थर्ड जो था, अब वही बात है, जब सभी राजा अपने अपने एरिया को एक्सपेंड करना चाह रहे थे तो ये भी कर रहा था, ये भी सोचता था कि मैं एक्सपेंड करूं, तो ये भी क्या करता था, ये भी आक्रमण करता था। तो इसने जो है जो अब, और साथ ही मैंने यहाँ अपने पीछे देखा कि जो बाहर से जो इन्वेडर थे वो भी यहाँ पर आकर अटैक करते थे। जैसे हमने ऊपर किसके बारे में पढ़ा, किसके बारे में पढ़ा था, जो महमूद गजनी था उसके बारे में देखा था कि महमूद गजनी बाहर का था, फॉरनर था, और उसने यहाँ पर 17 बार जो है उसने आक्रमण किया। तो ऐसे ही जो थे यहाँ पर सुल्तान मोहम्मद गोरी जो था, ये भी इन्वेडर था, बाहर से था, तो इसने भी यहाँ पर जो है क्या किया, यहाँ पर आक्रमण किए। लेकिन जो पृथ्वीराज थर्ड जो थे वो उन्होंने, जो अफगान रूलर था ये सुल्तान मोहम्मद गोरी, इसको 1191 1191 में इसको क्या करा, हरा दिया जब इसने आक्रमण किया। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान की एक गलती रही कि उसने जब उसे हराया तो इसने उसे छोड़ दिया। जैसे कई होते हैं ना जो अच्छे राजा होते हैं तो वो सोचते हैं चलो क्या मारना, गलती हो गई है तो छोड़ दो, तो उसने मोहम्मद गोरी को छोड़ दिया। तो मोहम्मद गोरी तब तो वापस चला गया, लेकिन उसने फिर से 1 साल के बाद फिर से उसने अपनी सेना इकट्ठी की और वो वापस आक्रमण करने के लिए आया। और देन बट लॉस्ट ऑफ हिम आर वेरी नेक्स्ट ईयर इन 1192। तो 1192 में फिर से उसने आक्रमण किया, और उस टाइम पर क्या हुआ, जो पृथ्वीराज चौहान जो थे वो हार गए। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ा, हमने इसमें जो आपके ये वारफेयर फॉर वेल्थ जो थी उसके अंदर हमने जो स्टडी किया है कि कैसे जो है लोग कैसे जब भी राजा जो होते थे वो अपने साम्राज्य को, अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए कैसे वो क्या करते थे, आक्रमण क्या करते थे, युद्ध क्या करते थे, जिसके अंदर हमने देखा। फिर जैसे हमने देखा कि यहाँ पर जो कन्नौज की सिटी को पाने के लिए जो जो स्ट्रगल हुआ, त्रिपाठीय स्ट्रगल हुआ था, त्रिपक्षीय जो था, ठीक है, जिसके अंदर गुर्जारा, प्रतिहारा, राजपूताज और पालास डायनेस्टी जो थी वो कन्नौज को हथियाना चाहती थी। उसके बाद हमने देखा बाहर जो इन्वेडर्स होते हैं, फॉरनर है, वो भी आक्रमण करते थे। उसमें हमने देखा ये महमूद गजनी के बारे में देखा, और अब हमने एक और जो देखा चौहान सिंह के बारे में देखा। तो अब ये सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होता है कि भाई, जैसे यहाँ पर आप देखते हैं कि जैसे पृथ्वीराज चौहान थर्ड जो थे वो काफी फेमस रहे, तो आगे जो थे ना, इनके भी आगे जो सक्सेसर थे, यानी इनके जो आगे बेटे पोते वगैरह थे, तो उन्होंने भी आगे काफी जो है इस चीज को बढ़ाया। सो अब देखो कि कैसे फ्रॉम उड़ियर टू तंजावुर,
फ्रॉम उरियर टू तंजावर। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं चोलाज एम्पायर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर चोलाज एम्पायर कैसे, चोलाज एम्पायर जो है वो बढ़ी यहाँ पर। सो हाउ डिड चोलाज राइज टू पावर। देखो इसमें आप ये मैप देखिए, इस मैप के अंदर क्या है, आप देख रहे हो कि ये जो साउथ साउथ की तरफ का ये सारा एरिया है, ये वाला सारा एरिया, ठीक है, ये वाला सारा एरिया क्या है, साउथ का है। और ये क्या है, चोला एम्पायर जो है ये इस तरीके से एक्सटेंड किया है। पहले ये चोला एम्पायर जो थी, मतलब कि साउथ में आप देखते होंगे कि साउथ की तरफ इतना किसी का कोई ध्यान नहीं होता था, हर कोई जो है ना नॉर्दर्न एरिया में ही हर कोई जो है एक्सपेंड करता था। तो सबको लगता है कि नॉर्दर्न एरिया जो है वो ज़्यादा फेमस है, सब कोई उसी में ही अपने एरिया को एक्सपेंड करना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। चोला एम्पायर जो था उसने अपने आप को साउथ में काफ़ी एक्सपेंड किया, और हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे उसने अपने आप को, अपनी जो सीमा थी, अपना जो साम्राज्य था, अपनी किंगडम थी, उसने कैसे उसको बढ़ाया। सो हाउ डिड द चोला राइज टू पावर। सो चोला जो एम्पायर जो थी वो कैसे सत्ता में आई, कैसे पावर में आई। सो अ माइनर चीफली फैमिली नोन एज द मुथियार, यस ये है मुथियार, हेल्ड पावर इन द कावेरी डेल्टा एंड दे वर सबऑर्डिनेट टू पालवा किंग ऑफ कांचीपुरम। एक्चुअली क्या थे, जैसे हमने पीछे पढ़ा था ना शुरू में कि जो सामंतों के बारे में पढ़ा था कि सामंत जो होते थे वो किसी एक राजा के अंडर होते थे, राजा के सबऑर्डिनेट होते थे और वो उनको काम दे दिया करते थे। ऐसे ही यहाँ पर क्या थे, एक जो पालवास थे, ठीक है, ये पालवास किंग थे, ठीक है। ये पालवास जो किंग थे यहाँ पर ना, यहाँ पर इधर की साइड यहाँ पर ये मुथ्यार, यहाँ पर ऐसा मुथ्यार वगैरह कहीं पर था, तो यहाँ पर पालवास थे, ठीक है, पालवास का वो था। ये इधर दिया हुआ है देखिए मैप में, यहाँ पांड्याज पालवास, पांड्याज इधर थे, पालवास ऊपर की तरफ यहीं पर ही कहीं है। तो हमने पीछे शायद मैप में देखा था, मैप में पांड्याज पालवास आए थे ना स्टार्टिंग में। तो वहाँ पर आप अपने मैप में देखिए, वहाँ आपको पालवास जो हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है, पालवास दिखेंगे आपको। तो ये जो पालवास थे, ये स्टूडेंट्स, सो अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो पालवा का जो राजा था, पालवा राजा, उसके अंडर सबऑर्डिनेट जो थे, वो सबऑर्डिनेट क्या थे, देवर सबऑर्डिनेट टू पालवा किंग ऑफ कांचीपुरम। कांचीपुरम का जो पालवा राजा था उसके ये सबऑर्डिनेट थे। कौन, सो क्या कौन थे, द माइनर चीफ की फैमिली नोन एज मुथियार, जो मुथियार जो थे ना, मुथियार, ठीक है, जिन्हें मुथियार कहा जाता था, चीफ थे फैमिली के, वो किसके थे, हल पावर, उनके पास पावर थी इन द कावेरी डेल्टा, कावेरी डेल्टा पर। यहाँ पर कावेरी डेल्टा है, देखिए ये यहाँ पर कावेरी डेल्टा है, यहाँ पर उसके उनके हाथ में पावर थी, और वो सबऑर्डिनेट थे पालवा राजा कांचीपुरम के। ओके, और जो विजय वाला सो थे, हु बिलोंग टू एंशियंट चीफली फैमिली ऑफ चोलास फ्रॉम उड़िया। और जो विजय वाला जो थे ना, विजयाला हु बिलोंग टू एंशियंट चीफली फैमिली ऑफ द चोलास, ठीक है, वो चोलास की जो थी। तो यहाँ पर जो उरियर के उरियर के जो चोला वंशी प्राचीन मुख्य परिवार के विजयालया ने 9th सेंचुरी के मिड में ये जो मदुयारियों को हराकर उस डेल्टा पर कब्जा जमाया, ठीक है। उरिया के कौन बता रहे हैं, वो यहाँ पर जो ये देखो, ये उरिया दिया हुआ है, ये उरियर जो थे ना, ये उरियर, ये तो उरियर के जो चोला वंशीय के प्राचीन मुखिया, जो मुखिया फैमिली के विजयालिया, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर विजयालिया ने, यहाँ पर ये विजयालय जो थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने विजयालय ने 9th सेंचुरी के मिड में जो ये मुद्रियारियों को हराकर उस डेल्टा पर, ये जो डेल्टा पहले इनकी पावर में था, ये वाला डेल्टा इनके पावर में था, इसके ऊपर उन्होंने कब्जा जमाया, और उसने वहाँ तंजावुर शहर और निशुंभ सुदनी जो देवी हैं, ठीक है, जैसे ही बिल्ड, जब उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया, तो ही बिल्ड द टाउन ऑफ तंजावुर एंड द टेम्पल ऑफ गोडेसिस निशुंभ सुदनी देवी का निशुंभ सुदनी देयर। तो वहां पर उन्होंने
तंजावुर शहर और निशुम्भसुदनी देवी का मंदिर बनवाया। ठीक है, जो ये सारा ये कब्जा किया ना इन्होंने यहाँ पे तंजावुर पे, ये जो देखो ये तंजावुर का एरिया यहाँ लिखा हुआ है तंजावुर, तो इसके ऊपर कब्जा किया और यहाँ पर इन्होंने तंजावुर का जो था क्या बनाया, शहर बनाया और निशुम्भ सुदनी देवी का मंदिर बनाया। Okay, so the successor of Vijayalaya conquered neighboring regions and the kingdom grew in size and power. अब जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि ये लोग जो हैं क्या करते जा रहे थे, अपने हर कोई राजा क्या करना चाहता था, अपने एरिया को एक्सपेंड करना चाहता था, तो यहाँ चोलास में ये भी अपने एरिया को एक्सपेंड करना चाहते थे। ठीक है, तो क्योंकि ये चोलास का था ना, ये विजयालय ये चोला उधर का था, चोला जो था ना चोलास, ये भी जो पालवास के जो थे सबऑर्डिनेट थे, और चोलास के इधर ये इसमें थे विजयालय। ठीक है, तो अब ये विजयालय जो थे ये भी क्या करना चाहते थे, ये इनके जो सक्सेसर थे यानी इनके आगे जो बेटे फिर पोते, तो वो सब जो है इन्होंने भी अपने जो पड़ोस के जो रीजन थे और जो साम्राज्य थे उनको क्या करके जीत के अपने साइज को और अपनी पावर को ये लोग बढ़ा रहे थे। तो इस तरीके से हर कोई राजा जो है वो सोचता था कि वो अपने साम्राज्य को बढ़ाए। ओके, तो विजयालय के जो उत्तराधिकारियों ने जो उनके नेबरिंग रीजन्स थी उनको जीता और उसका राज्य अपने एरिया में और अपनी पावर दोनों रूपों में उसको बढ़ा लिया, यानी उनको वो बढ़ाते चले गए। उसके बाद द पांड्यान एंड पालवास टेरिटरीज टू द साउथ एंड नॉर्थ आर मेड पार्ट ऑफ दिस किंगडम। अब पांड्यास एंड पालवास टेरिटरी ऑफ साउथ एंड, यानी कि जो पांड्यास देखो ये रहा पांड्यास जो इनके ये साउथ में था इनकी तरफ। ठीक है, और जो पालवास टेरिटरी थी जो कि उधर ऊपर पालवास जो थी ऊपर नॉर्थ की साइड में थी। ठीक है, नीचे की तरफ साउथ में पांड्यास और ऊपर की तरफ पालवास टेरिटरी जो थी वर मेड पार्ट ऑफ दिस किंगडम। अब वो भी इसी किंगडम का ही एक पार्ट बन गई थी। तो आप देख रहे हो कि जो चोलास जो थे ना वो धीरे धीरे कैसे क्या कर रहे थे, धीरे धीरे वो अपने एरिया को अपने अपने किंगडम को फैलाते चले जा रहे थे। ठीक है, तो यस, अब उसके बाद क्या हुआ कि जो हमने कहा कि जैसे पहले पृथ्वीराज थर्ड थे, फिर उसके आगे आए तो उसके में हमने आगे आगे देखा विजयालय का देखा हमने। ठीक है, फिर उसके बाद आगे उनके जो सक्सेसर आते जा रहे थे उसमें जो मेन जो फेमस एक हुए वो थे राजा राजा वन। राजा राजा वन कंसीडर द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर। जो राजा राजा वन जो थे वो चोला रूलर के सबसे ज्यादा पावरफुल रूलर थे एंड बिकम किंग इन 1985 एंड एक्सपेंडेड कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दीज एरियाज। वो क्या है 1985 में वो क्या बने, राजा बने वहाँ के। ठीक है, तो सबसे शक्तिशाली शासक बने ये राजा राजा वन जो थे, और 1985 में ये राजा माने, और उसी ने इनमें से सबसे ज्यादा मतलब ज्यादातर जो एरियाज पर अपने कंट्रोल को एक्सपेंड किया। ठीक है, एरिया बहुत ज्यादा बढ़ाया इसने राजा राजा वन ने। ही ऑल्सो रिकॉग्नाइज द एडमिनिस्ट्रेशन, इसने एडमिनिस्ट्रेशन को भी रिकॉग्नाइज किया ऑफ द एम्पायर, उसने उस एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन को भी रिकॉग्नाइज किया। सो राजा राजा सन जो राजा राजा के सन थे राजेंद्र वन, ये भी काफी फेमस है राजेंद्र वन। कंटिन्यू हिज पॉलिसीज एंड इवन रेडिड द गंगा वैली। कहते कि अब जो ये राजा राजा वन के जो आगे बेटे थे राजेंद्र वन, तो राजेंद्र वन जो थे इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी आगे उन्हीं पॉलिसीज को जारी रखा और उन्होंने आगे क्या करा, ये इन्होंने चोला राज्य को ना आगे गंगा घाटी तक फैला दिया, गंगा घाटी तक पहुंच गई, ऊपर नॉर्थ की तरफ है ना गंगा, तो गंगा वैली तक ही इन्होंने उसको एक्सपेंड कर दिया। Okay, and Sri Lanka and countries of Southeast Asia developing a navy for these expedition.
और यहाँ पर श्रीलंका और जो दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर हमला भी उन्होंने किया और इन अभियानों के लिए उन्होंने जल सेना भी बनाई। अब ये देखिए कि उस टाइम पर 8th 9th सेंचुरी के अंदर भी उन्होंने अपनी नेवी कितनी स्ट्रॉन्ग बनाई हुई थी कि वो जो क्या करते थे, सिर्फ उन्होंने अपने ही देश के अंदर अपने राज्य को, अपने चोला किंगडम को एक्सपेंड नहीं किया, बल्कि उन्होंने बाहर के देशों को भी, श्रीलंका की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, और उधर जो साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज हैं उनके ऊपर, श्रीलंका के ऊपर उन्होंने हमला किया। और वो भी किसके जरिए, जैसे वो शिप जो थी नेवी के जरिए वो जाते थे, यानी कि उस टाइम पर भी जो बाद में ब्रिटिश कहते हैं कि उनकी वहाँ पर तो 13वीं 14वीं शताब्दी में जाकर कहीं नेवी आई, तो इन्होंने तो 9th सेंचुरी में ही इनके यहाँ तो एक्सपेंड हो गई थी नेवी, बहुत बढ़िया नेवी डेवलप कर ली थी इन्होंने। तो इन्होंने बाहर के देशों पर भी क्या किया, हमले किए और उनको उनके ऊपर विजय प्राप्त की। ओके, नेक्स्ट इज स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रोंज स्कल्पचर्स। यस स्टूडेंट्स, अब हमने पढ़ लिया चोला किंगडम के बारे में पढ़ा कि कैसे चोला किंगडम जो है, अभी चोला किंगडम का क्या पढ़ा कि कैसे उन्होंने अपने जो है अपने किंगडम को कैसे एक्सपेंड करते चले गए, कैसे उसके अंदर क्या है, जो सबसे फेमस थे पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट आए, उसके बाद उनके आगे सक्सेसर हुए, उनमें जो मेन थे राजा राजा वन आए, राजा राजा वन के बाद उनके बेटे जो थे राजेंद्र वन आए, तीनों फर्स्ट आए जिन्होंने गंगा वैली तक अपने जो चोला किंगडम था उसको एक्सपेंड कर लिया था। अब और क्या हुआ चोला टाइम में, चोला के किंगडम में, उस पीरियड के दौरान चोला पीरियड में स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रोंज स्कल्पचर्स, यानी उस टाइम पर वहाँ पर ना चोला पीरियड में जो भव्य मंदिर और ब्रोंज का स्कल्पचर का जो वो पीतल के जैसे मूर्तियां होती है ना, तो पीतल के जो मूर्ति कला जो थी वो भी काफी फेमस उस टाइम पर बनी। सो द बिग टेम्पल ऑफ तंजावुर एंड गंगई कोट चोलपुरम के क्या थे, द बिग टेम्पल ऑफ तंजावुर एंड गंगई कोंड चोलपुरम, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जो राजा राजा और राजेंद्र जो फर्स्ट थे उनके द्वारा ये बनवाए गए तंजावुर और गंगई कोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्टैब्लिश किए गए, और मूर्ति कला की दृष्टि से ये एक चमत्कार की तरह थे, ठीक है। किनके द्वारा, बिल्ट बाय राजा राजा एंड राजेंद्र, इन दोनों के द्वारा बनाए गए, और ये क्या थे, आर्किटेक्चरल एंड स्कल्पचर मार्वल्स, ठीक है, मतलब एक चमत्कार की तरह थे ये सब मूर्ति जो इन्होंने ये स्कल्पचर बनाए एक, ठीक है। तो आप देखते जैसे ये मंदिर है, नीचे देखिए कितना बढ़िया भव्य मंदिर बने हुए हैं। इन मंदिरों में भी क्या होता था कि जब ये बनाते थे, देखो कि उस टाइम पर भी ऐसी नक्काशी की जाती थी, और वहाँ ये जब बनाते थे ना तो यहाँ पर ना मूर्तियां भी बनी होती थी, अंदर बाहर सारे में ना मूर्तियां, आप अभी भी कहीं भी जाओगे ना पुराने टाइम के मंदिर देखोगे तो उसमें मूर्तियां भी बनी होती हैं, और अंदर भी काफी मूर्तियां बनी होती थी ब्रोंज की। तो ये जो था उस टाइम के मंदिर जो है ये दिखाया हुआ है, ठीक है। ये जो टेम्पल है ये कौन सा है, ये कंगई कोड चोलपुरम जो है उसके ये दिखाए गए हैं मंदिर यहाँ पर। सो अभी वो कह रहे हैं कि चोला टेम्पल्स ऑफन बिकेम द न्यूक्लियर ऑफ सेटलमेंट्स विच ग्रू अराउंड देम। अब क्या होता था कि जब ये मंदिर वगैरह बनाए जाते थे ना, तो अक्सर क्या होता था, ये मंदिर अपने आसपास ना विकसित होने वाली जो बस्तियां हैं उन उनके सेंटर बन गए, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर ना सेटलमेंट्स हो जाती थी, सेटलमेंट की जैसे अब मंदिर बन गए तो काफी सारा काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ना लोग जो है ना वो बसने लगे, लोग भी रहते थे आसपास ताकि वो काम कर सके, एंड दीज वर सेंटर ऑफ द क्राफ्ट प्रोडक्शन, ठीक है। और ये जो थे ना ये जो थे क्राफ्ट प्रोडक्शन के सेंटर थे, ये सारे के सारे जो इस मंदिर के आसपास बने होते थे ये सेटलमेंट्स। Okay, so temples were also endowed with land by rulers as well as by others.
सो यहाँ पर जो ये मंदिर जो थे, ये रूलर्स और उनके और जो अन्य लोग थे उनके द्वारा दी गई भूमि से संपन्न हो गए थे। एक्चुअली क्या था कि उस टाइम पर क्या होता था कि जैसे कोई भी रूलर हुआ या कोई इंसान हुआ, वो क्या कर देता था, दान में दे देता था मंदिर को। अब मंदिर लैंड दे दी जैसे दान में, तो जब लैंड दे दी जाती थी दान में, तो अब वो लैंड पर अपने आप तो कुछ नहीं काम होगा ना, अपना अपने आप कैसे होएगा उस पे, या भगवान तो आकर उस काम को नहीं करेगा ना, उस जमीन को कि भी दान मिल गई अब इस पे काम करना है, तो कौन करेगा, लोग ही करेंगे उसके ऊपर काम, ठीक है ना। तो इस तरीके से वो ना दान में उनको को वहां पर जमीनें जो है भूमि के लिए भूमि जो है दान में दे दी जाती थी, ठीक है। सो द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड, yes, so for produce of this land went into maintaining all the specialists who worked at the temple and very often lived near it, priest, garland, garland makers, cooks, sweepers, musicians, dancers, etc. ओके। सो अब यहाँ पर क्या था कि जैसे अब अभी आपको कहा मैंने कि वो लोग दान में देते थे, जैसे भूमि मंदिर के लिए दे दी दान में, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या था कि इस लैंड की जो उपज है उन सारे स्पेशलिस्ट का निर्वाह करने में खर्च होती थी, ठीक है। ये जो भूमि होती थी, इस भूमि के ऊपर जो भी प्रोडक्शन होती थी, उस प्रोडक्शन को फिर क्या करते थे, किसके निर्वाह पे खर्च करते थे, जो वो आसपास के सेटलमेंट के लोग रहते थे, जैसे वहां पर कौन कौन से आगे सेटलमेंट में कौन कौन से लोग आगे जो आसपास के रहते थे और काम करते थे, जैसे माला बनाने वाले हो गए, अच्छा कुक कुक हो गए, ठीक है। उसके बाद और कौन है, यहाँ पर स्वीपर्स हो गए, सफाई करने वाले, वो सफाई करने वाले हैं स्वीपर्स। और साथ ही साथ म्यूजिशियन हो गए, जो वहाँ पर संगीतकार होते थे, या डांसर जो नृत्य करते थे। तो उन सब की मेंटेनेंस के ऊपर जो है खर्चा किया जाता था, इस जमीन के ऊपर से जो भी प्रोडक्शन होती थी। ओके। सो नाउ उन तो इस आप देखोगे, आप देख रहे हो आप कि किस तरीके से जो था उस मंदिर के जरिए जो है कितने लोगों को काम भी मिल जाता था और उनका घर भी चलता था। सो इन अदर वर्ड्स टेम्पल वर नॉट ओनली प्लेसेस ऑफ वर्शिप, दे वर द हब ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ एज वेल। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो ये मंदिर जो थे, ये सिर्फ जो क्या थे, ये केवल कोई मतलब किसी पूजा करने के लिए एक स्थान नहीं होता था कि भाई यहाँ वर्शिप के लिए ये एक प्लेस है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो है ये जो था, ये इकोनॉमिकली, सोशल और जो कल्चर लाइफ है उसका भी ये सेंटर बना हुआ था। Okay, so amongst the crafts associated with temples, the making of bronze images was the most distinctive. So, and Chola bronze images were considered amongst the finest in the world, while most images were of deities. Sometimes images were made of devotees as well. अब मंदिर के साथ जुड़े हुए जो शिल्पकार थे उनमें से सबसे विशिष्ट था का जो कांस्य जो थे ना, ब्रोंज के इमेजेस बनाई जाती थी, ठीक है, जो ब्रोंज इमेजेस बनाने का काम थी। तो जो यहाँ पर थे चोला ब्रोंज इमेजेस जो थी वो संसार की, वर्ल्ड की सबसे क्या मानी जाती थी, फाइनेस्ट, ठीक है, सबसे फाइनेस्ट जो थी ये प्रतिमाओं में गिनी जाती थी। और ज़्यादातर जो ये इमेजेस होती थी, ज़्यादातर इमेजेस तो देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ इमेजेस जो थी वो भक्तों की भी बनाई गई थी। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। अब हम देखते हैं चोला एम्पायर में हमने देख लिया कि वहाँ पर और चोला पीरियड के दौरान और यहाँ पर जो बड़े बड़े मंदिर, भव्य मंदिर और जो स्कल्पचर्स था वो कितना फेमस था। उसके बाद अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पर एग्रीकल्चर भी होती थी, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन के अंदर। सो मैनी ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ द चोलाज वर मेड पॉसिबल थ्रू न्यू डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर। अब क्या हुआ बच्चे, आपने नीचे पीछे मैप में मैंने दिखाया
कि जहाँ पर चोला एम्पायर का जहाँ पर क्या था, वो तंजौर था, उरियर था, वहाँ पर क्या था, कावेरी नदी जा रही है, वहाँ से कावेरी नदी और भी कृष्णा और भी सारी नदियाँ जा रही हैं, और वहाँ पर डेल्टा बना हुआ है। डेल्टा क्या होता है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है कि डेल्टा जहाँ पर जो है कोई नदियाँ जो है जब सागर में मिलती हैं तो वो अपना जो है चारों तरफ फैल जाती है वहाँ से पहुँचने से पहले, ठीक है, तो वहाँ पर वो डेल्टा बना लेती हैं। तो इसी तरीके से जो वहाँ पर कावेरी नदी है उधर से वो उन्होंने वहाँ पे डेल्टा बनाया हुआ है, और उस डेल्टा की वजह से वो जो ज़मीन है उधर, तो वो काफ़ी फर्टाइल है, ठीक है, उपजाऊ है, जिसकी वजह से वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत बढ़िया है। साथ ही साथ क्योंकि वहाँ पर नदियाँ हैं, कृष्णा कावेरी नदियाँ हैं, तो वहाँ वाटर की भी कमी नहीं है, यानी इरिगेशन फैसिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इसीलिए एग्रीकल्चर जो है वहाँ पर काफ़ी बढ़िया बनेगी। सो मैनी ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ द चोला वर मेड पॉसिबल थ्रू न्यू डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर। जो चोलों की ये जो अचीवमेंट्स हैं उसमें एग्रीकल्चर में हुए नए डेवलपमेंट के माध्यम से भी ये संभव हुई है। अच्छा, जैसे कि लुक एट मैप टू अगेन, मैप टू जो था वो आप दोबारा देखिए, मैंने आपको देखिए वहाँ पर आपको डेल्टा दिखेगा, कावेरी नदी दिखेगी उस एरिया में और डेल्टा दिखेगा। सो नोटिस दैट द रिवर कावेरी एम्पटाइंग इनटू अ बे ऑफ बंगाल, ठीक है, कि जहाँ पर आप उस मैप के अंदर ध्यान से देखिए कि कावेरी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी जो है शाखाओं में बट जाती है, ठीक है, वहाँ आपको साफ नजर आएगा। तो आप उस मैप को जरूर देखें। एंड दीज चैनल्स ओवरफ्लो frequently depositing fertile soil on their banks, and water from the channels also provide the necessary moisture for agriculture, particularly the cultivation of rice. अब ये जो शाखाएं हैं ये बार बार पानी क्या करती हैं, पानी उलचाती हैं, ओवरफ्लो करती हैं पानी का, जिससे कि किनारों पर जो उपजाऊ मिट्टी है, फर्टाइल जो ये सोइल है वो जमा होती रहती है, और शाखाओं का जो पानी है वो एग्रीकल्चर विशेषता जो राइस की खेती के लिए आवश्यक जो मॉइस्चर चाहिए वो ये हमें ये वहाँ पर प्रोवाइड कराता है। So although agriculture had developed earlier in other parts of Tamil Nadu, it was only from the 5th or 6th century that this area was opened up for large scale कल्टीवेशन। सो हालांकि तमिलनाडु के जो दूसरे हिस्से हैं उसमें एग्रीकल्चर पहले ही डेवलप हो चुकी थी, पर 5th और 6th सेंचुरी में आकर ही इस इलाके में बड़े स्केल पर खेती शुरू हो पाई है। Okay, and forests had to be cleared in some regions, land had to be leveled in other areas. In the delta region, embankment had to be built to prevent flooding, and canals had to be constructed to, yes, वही यहाँ पर कह रहे हैं कि कुछ इलाकों में तो क्या कर रहा है, कुछ इलाकों में तो जंगलों को साफ किया जाना था, और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को लेवेड मतलब समतल बिल्कुल प्लेन किया जाना था। डेल्टा एरिया में बाढ़ को रोकने के लिए एम्बैंकमेंट तटबंध बनाए जाने थे, और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों पर का निर्माण होना था। तो इन एरियाज में एक साल में 2 फसलें भी उगाई जाती हैं। ओके, सो इन मैनी एरियाज 2 क्रॉप्स वर ग्रोन इन एरिया, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गई है, यहाँ पर एक तो देखो रेनफॉल भी होती है, बारिश होती है, बारिश के टाइम पर जो फसल उगाई वो उग गई, उसके साथ साथ यहाँ इरिगेशन फैसिलिटी भी है, कैनल वगैरह इन्होंने खोद दिए, तो नदी क्योंकि यहाँ पर नदियाँ हैं, पानी की कोई कमी नहीं है, इरिगेशन फैसिलिटी की कमी नहीं थी, तो जिस बाद में बिना बारिश के मौसम में जब पानी चाहिए तो वहां से ले सकते हैं, तो इस तरीके से ये साल में 2 फसलें उगा लेते थे। सो इन मैनी केसेस इट वाज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियल। सो कई केसेस में इट वाज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियल, कि कई केसेस में तो क्या होता था, कई जगह पर तो फसलों की सिंचाई जो है वो आर्टिफिशियल रूप से करनी ज़रूरी थी। ओके, सो अ वैरायटी ऑफ मेथड वर यूज फॉर इरिगेशन, इरिगेशन के लिए कई सारे मेथड यूज किए गए। इन सम एरियाज वेल्स वर डग, कई एरिया में कुएं खुदवाए गए। इन अदर प्लेसेस ह्यूज टैंक वर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर, और कुछ अन्य प्लेसेस पर बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए जो विशाल सरोवर हैं वो बनाए गए।
बड़े बड़े ह्यूज टैंक्स, ठीक है, बनाए गए। रिमेंबर दैट इरिगेशन वर रिक्वायर्ड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, organizing labor and resources, maintaining these works and deciding on how water is to be shared। तो आपको ये याद रखना है कि इरिगेशन के काम में प्लानिंग की जरूरत होती है, जैसे लेबर और रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना और इन कामों की देखरेख करना और ये तय करना कि पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे किया जाए। सो मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर्स एज वेल एज पीपल लिविंग इन विलेजेस टुक एन एक्टिव इंटरेस्ट इन दीज एक्टिविटीज। सो ज़्यादातर नए जो रूलर्स थे, साथ ही साथ जो विलेजेस में रहने वाले लोगों ने इन एक्टिविटीज़ में क्या किया, एक्टिवली जो है पार्टिसिपेट किया, यानी कि अपना इंटरेस्ट भी उन्होंने दिखाया। तो ये था चोला टाइम में एग्रीकल्चर का एरिया कि कैसे वहाँ पर जो है खेती जो है एक प्रॉस्पेरियस जो एग्रीकल्चर जो है वहाँ पर की जाती थी। ओके स्टूडेंट्स, सो मूविंग ऑन नेक्स्ट वीडियो।